और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। राज्य के आदिवासी और कमजोर तबके के बीच सूकर पालन वर्षों से परंपरागत व्यवसाय और नियमित आय का साधन रहा है, लेकिन अब दौर बदल रहा है। आज प्रदेश के कई युवा इस व्यवसाय से लाखों की आमदनी कमा रहे हैं। अगर आप भी इस व्यवसाय को करने की सोच रहे हैं तो इसकी कौन कौन सी नस्लों का पालन करें और इनकी देखरेख किस प्रकार से करें, आइए जानते हैं पशु विशेषज्ञ डॉक्टर प्रदीप कुमार से। किसान भाइयों, आज हमारा जो चर्चा का विषय है वो है सूकर पालन। तो सूकर पालन में हम सिलसिलेवार चर्चा करेंगे। जैसे सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि अगर हमें सूकर पालन की तरफ चलना है तो हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो जैसे सबसे पहले हमको क्या है, एक अच्छे शेड का निर्माण करना पड़ता है और वो शेड ऐसा होना चाहिए कि जिसमें आप पिगलेट भी रख सकें और जिसमें आप मादा भी रख सकें, जिसमें आप कुछ नर भी रख सकें। क्योंकि आपको नर, मादा, पिगलेट और फिर ग्रोवर, बीच में एक स्टेज आती है ग्रोवर, उनको भी रखने की व्यवस्था करनी पड़ती है। तो आपको अपना शेड उसी हिसाब से बनाना है ताकि शेड में पर्याप्त जगह हो। शेड में फिर आपके चारों तरफ से रोशनी आ सके। शेड में फिर जैसे वातावरण जो है, बाहर से हवा अंदर आ सके, अंदर से बाहर जा सके, नहीं तो शेड जो है सफोकेटिंग हो जाता है। फिर बिजली की पर्याप्त वहाँ पे सप्लाई हो। पानी का सप्लाई इतना अच्छा हो कि हर शेड में आपके पानी उपलब्ध हो सके। किसान सूकर पालन की शुरुआत करते हैं तो उनके लिए फायदे का सौदा हो सकता है। सूकर पालन कोई भी किसान कर सकता है और इसके लिए सरकार द्वारा भी सहायता प्रदान की जाती है। इसके मांस में प्रोटीन होने की वजह से इसके मांस की मांग अधिक है। मादा सूकर एक बार में 10 से 12 बच्चों को जन्म देती है और इस व्यवसाय में इनके रहने के स्थान और अन्य सामग्री पर कम निवेश की आवश्यकता होती है। देश में सूकर की काफी प्रजातियां हैं, लेकिन मुख्य रूप से लार्ज व्हाइट यॉर्कशायर, लैंड्रेस, हल्का सफेद यॉर्कशायर, हैम्पशायर, ड्यूक इंडिजीनियस और घंघरू, साथ ही झारसूक आदि अधिक प्रचलित हैं। जानवर रख लिए, उसके बाद फिर आपको ये लगता है कि अब इसको खिलाने की समस्या, दाने की, चारे की, ये सारी समस्याएं जो आती हैं, उसमें जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो ये है कि हमें उसको जो है न्यूट्रिशियस आहार देना चाहिए और उस आहार के लिए वो चीज़ें चुननी चाहिए जो आसपास आपके अवेलेबल हो। रेडीमेड फीड भी आते हैं, लेकिन रेडीमेड फीड थोड़ा सा आपको महंगे पड़ेंगे, इसलिए आपको फॉर्मुलेशन करने में, जैसे फॉर्मुलेशन करना है तो मक्के को आप 40% रखें और 20% राइस पॉलिश रखें, 20% राइस ब्रान रखें और जीएनसी लगभग 18 से 20% रखें और उसी बीच में 1-2% आप सॉल्ट या मिनरल मिक्सचर मिला सकते हैं। उसमें मिला करके आप अपने राशन का फॉर्मुलेशन कर सकते हैं। ये एक स्टैंडर्ड सा राशन है जिसको हम लगभग सभी जानवरों में दे सकते हैं और उनसे आपको अच्छी रोटी मिलेगी। आसपास के होटल या रेस्टोरेंट से अनुबंध करना चाहिए, उनसे बात करके रखनी चाहिए और उनसे बात करने के बाद हमको कुछ जो है वहाँ से वेस्ट मटीरियल, जैसे होटल चल रहे हैं तो वहाँ पता चला आधा ड्रम, 1 ड्रम वेस्ट निकल आता है 1-2 दिन में। फिर इसी तरह रेस्टोरेंट चल रहे हैं या आर्मी की मेस है या कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेजेस हैं, उनकी मेस है, तो ये सभी जगह मेस में हमें बात करके रखनी चाहिए, एक उनसे अनुबंध करके रखना चाहिए। आपको 2 से 3 ड्रम आपको माल को रेगुलर सप्लाई कर देते हैं। इस तरह की चीज़ें, या फिर मान लीजिए सब्जी मंडी आसपास है तो वहाँ से आप कलेक्शन कर सकते हैं बहुत सारा वेस्ट सब्जी मंडी से। इन सारी चीज़ों को अगर आप कलेक्ट करके अपने फार्म पर लेकर आते हैं तो आपका जो राशन का कॉस्ट है वो आधा हो जाएगा। तो आधा मटीरियल, 50% मटीरियल अगर आप इस तरह से कलेक्शन करके खिला देते हैं तो आप देखेंगे कि आपके मुनाफे में बहुत बड़ा इजाफा मिलेगा। और अपना थोड़ा सा फार्म पर सबसे ज़रूरी है वो ये है कि साफ़ सफाई रखें ताकि कोई भी इस तरह की बीमारी अगर आसपास भी फैल रही है या इधर से आ रही है तो एक पशु से दूसरे पशु में ना जाए। अंदर भी आप डेली वहाँ पे साफ़ सफाई करवाएं। ज़्यादा साफ़ सफाई नहीं करवाएंगे तो उससे क्या होगा कि उनमें दुनिया भर की खुजली वाली बीमारियाँ शुरू हो जाती हैं। साफ़ सफाई नहीं रखेंगे तो दुर्गंध भी आएगी
और जितना ये वेस्ट मटेरियल निकलता है इसको निकाल करके आप बाहर एक गड्ढे में डंप करके कंपोस्टिंग कर सकते हैं, बहुत अच्छी खाद बनती है। और उस खाद को निकाल करके आप अपने खेतों में देखेंगे तो आपकी उर्वरा बढ़ जाएगी। फिर तीसरी चीज़ ये आती है कि हमें बीमारियों की रोकथाम। बीमारियों की रोकथाम का मतलब है कि हम कोई बीमारी होने ही ना दें, क्योंकि बीमारी होने के बाद उसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसके लिए हमें वैक्सीनेशन पे ध्यान रखना चाहिए, टीकाकरण पे। और टीकाकरण के लिए जो प्रमुख जो 2 बीमारियां हैं वो हैं एचएस और स्वाइन फीवर। तो हम ये देखें कि स्वाइन फीवर का टीका हमें सर्दियों से पहले लगा देना चाहिए, सितंबर-अक्टूबर के आसपास। इसी तरह जो एचएस का टीका है वो हमको गर्मियाँ शुरू होने से जस्ट पहले लगा देना चाहिए, मार्च-अप्रैल के आसपास। तो ये 2 बीमारियां प्रमुखता से यहाँ पर एपिडेमिक की तरह हैं, एंडेमिक की तरह हैं, और ये फैलती हैं आसपास के फार्मों में। तो इन 2 बीमारियों को प्रमुख रूप से हमको टीकाकरण करना चाहिए ताकि ये दो बीमारियां काबू में रहें। सुअर पालन के लिए सरकार ऋण भी उपलब्ध करवाती है और इस व्यवसाय की शुरुआत के लिए वैसे तो आने वाला खर्च उनकी संख्या, प्रजाति और रहने की व्यवस्था पर निर्भर करता है। व्यवसाय में आने वाले खर्च के लिए कुछ सरकारी संस्था जैसे नाबार्ड और सरकारी बैंकों द्वारा ऋण सुविधा उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए आप अपने नजदीकी बैंक और नाबार्ड के कार्यालय से इसकी जानकारी ले सकते हैं। आपको अच्छा मार्केट चाहिए तो आप थोड़ा सा नॉर्थ ईस्ट के मार्केट टैप करेंगे, वहाँ से बात करके रखेंगे। तो नॉर्थ ईस्ट के मार्केट में आप यहाँ से गाड़ियों से भेज सकते हैं। वहाँ आपको 300-400 रुपए किलो पोर्क बिकता है। तो देखेंगे कि वनस्पति यहाँ बेचने के वहाँ आपको बहुत फायदा मिलेगा अगर आप नॉर्थ ईस्ट के मार्केट को कवर कर पा रहे हैं। तो इस तरह से अगर हम देखें तो सुकर पालन में बहुत अच्छा मुनाफा कमाया जा सकता है। मार्केटिंग को आप अच्छे से टैकल कर लें, उसकी फीडिंग को अच्छे से टैकल कर लें और बीमारियों को टैकल कर लें। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। और इसी के तहत आज किसान का सवाल और उसका जवाब कुछ इस प्रकार है। आज की अन्नदाता हेल्पलाइन में हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है गांव कुतवा, जिला गोपालगंज के कौशल कुमार ने। आपने अनाज को सुरक्षित रखने के लिए एयर बैग के बारे में जानकारी चाहिए, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। हेर्मेटिक बैग पहले तो हम जान लेते हैं, 5 लेयर टेक्निक है और दिखने में प्लास्टिक की तरह होती है, लेकिन उसमें 1 लेयर नहीं होता है, वो 5 लेयर होता है। और इसमें आप एनारोबिक कंडीशन होता है जिसमें कि ना गैस अंदर जाती है, ना नमी अंदर जाती है, ना पानी अंदर जाता है। और ये मेन जो आजकल मैन्युफैक्चर हो रहा है ये 3 कैटेगरी में आ रहा है, 3 क्वांटिटी के कैटेगरी में आ रहा है, 25 किलो, 50 किलो, 75 किलो। तो लगभग ये 50 किलो के बैग का लगभग एक अप्रॉक्स जो है 75 रुपीज का एक बैग आता है। और इसमें हम हर तरह के फसल, बीज को स्टोर कर सकते हैं। किसान अनाज या बीज को सुरक्षित रखने के लिए कई उपायों को अपनाते हैं, फिर भी हानिकारक कीट उनकी उपज को खराब कर देते हैं। ऐसे में किसानों को काफी हानि उठानी पड़ती है। लेकिन अगर किसान एयर बैग में अनाज का भंडारण करें तो इस प्रकार की हानि से बच सकते हैं। आइए एक नजर डालते हैं एयर बैग में अनाज को भंडारित करने के लाभों पर। अनाज में कीट नहीं पनपते हैं। अनाज में पहले से मौजूद कीट स्वतः ही मर जाते हैं। अनाजों में किसी भी प्रकार की फफूंद नहीं लगती है। एयर बैग में अनाज का भंडारण करना बहुत सस्ता और सरल है। साथ ही इस बैग को किसान कई सालों तक उपयोग में ला सकते हैं। इस बैग में अनाज को भंडारित करते वक्त किसी प्रकार की रासायनिक दवाओं का प्रयोग नहीं करना पड़ता। किसान अगर चाहें तो सुरक्षा के तौर पर नीम आदि पत्तियां बैग में रख सकते हैं। फसल है, सीरियल ग्रेन्स हैं, या फिर आपका मूंगफली है, या फिर स्पाइसेस है, मसाला है, और आयुर्वेदिक मसाले हैं, उनको स्टोर कर सकते हैं, एक्सेट्रा हर तरह की चीज़ों को स्टोर कर सकते हैं। और किसी भी केमिकल का प्रयोग नहीं करना पड़ता है उसकी क्वालिटी को बचा के रखने के लिए। और अगर हम बीज स्टोर करते हैं तो इसमें जो जर्मिनेशन है वो 95% से भी ज़्यादा देखा गया है। तो हम जब दोबारा बीज को स्टोर करके और अगले सीजन में जब हम लगाएंगे तो वो जो है हमारा उसकी जो जर्मिनेशन है वो बहुत अच्छी होगी इस बैग में रखने के कारण। और इसमें ये काम कैसे करता है, तो CO2 इसके अंदर जो है वो बढ़ जाता है। ये बैग की एक खासियत है। तो CO2 ऑटोमेटिकली बैग के अंदर बढ़ जाता है, जिससे जो छोटे छोटे कीटाणु हैं, कीट हैं, वो अपने आप ही वो मर जाते हैं। और इसके जो सबसे बेस्ट प्रभाव के लिए, जो अगर सबसे बढ़िया अगर इसका हम फायदा लेना चाहते हैं तो
इसे प्रॉपरली जिस तरीके से बताया गया है उस तरीके से इसे हमें ग्रेन्स को पैक करके रखना होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझाव के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 बिहार झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512 और साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है p18annadatabihar@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180088926163 पर सोमवार से लेकर शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।